स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम सी-टेट 8 दिसंबर 2019 में पूछे गए सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, इन्वायरमेंटल साइंस सभी सम्मिलित होते हैं और इस 60 क्वेश्चन में हमें इन सभी विषयों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप सी-टेट 2020 एवं आने वाली टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से यह हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इससे आपको मिलती रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी अल्पेशियन पर्वत, ऑप्शन सी यूराल पर्वत, ऑप्शन डी वासजेस पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत जो है वह यूरोप में स्थित है। वासजेस पर्वत एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो कथन दिया हुआ है, कथन ए और कथन बी। कथन ए में है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प दिए हुए हैं, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए है, ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है तथा बी जो है कथन वह ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर रोटेट भी करता है, यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन उसका 27 दिनों में ही होता है। इसी वजह से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी तीन कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बी कथन है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी कथन है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी तीनों कथन जो है सही है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं और कायांतरित सेल जो है उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? वायुमंडल के 5 परत होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य मंडल। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड प्रवेश करते हैं पृथ्वी पर वह मध्य मंडल में जल उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, लोगों के आवागमन से। ऑप्शन बी, घरों के आसपास बसावट से। ऑप्शन सी, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से।
ऑप्शन डी ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास का अर्थ होता है कि जैसे ही मौसम ऋतुएं चेंज होती है लोग अपना आवास जो है वह बदल लेते हैं ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगों के आवागमन से संबंधित है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। कथन बी है पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है क्वेश्चन वह स्थायी पवन के बारे में बात कर रहा है। तो स्थायी का अर्थ होता है जो लंबे समय तक स्थिर रहती है। तो स्थायी पवनें जो है वह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है और पश्चिम एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवन के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, ऑप्शन बी टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, या ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो गोल है। भूमध्य रेखा बीचों बीच 0 डिग्री से होके गुजरती है। इसके ऊपर में 30 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 30 डिग्री नीचे मकर रेखा स्थित है। तो 30 डिग्री नीचे और 30 डिग्री ऊपर में जो है वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। मानचित्र के अनुसार ब्राज़ील जो है वह मकर रेखा भूमध्य रेखा के नीचे में से होके गुजरती है। तो इसका जो लोकेशन है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे आता है। वेनेजुएला भी जो है वह ब्राज़ील के आसपास ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय घास स्थल कंपोज और लानोस जो है वह ब्राज़ील एवं वेनेजुएला में स्थित है। इसके अलावे स्टेपी मध्य एशिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, सवाना और वेल्ड अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। इसके साथ ही डाउन्स घास स्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन बी किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो पहले हम इन कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है। दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले वायुमंडलीय घटनाओं को मौसम की संज्ञा दी जाती है। मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु जो है वह लंबे समय तक स्थिर रहने वाला घटक है। तो ये पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये कथन भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती है, अपितु अक्षांश, ऊंचाई और उच्चावच तीनों का प्रभाव जलवायु की उपस्थिति का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ऑप्शन ए
यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है बायोगैस, ऑप्शन बी में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी में है भूतापीय गैस और ऑप्शन डी में है मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वह जब तेल को भू सतह से ऊपर निकाला जाता है तो अपरिष्कृत तेल के धरातल पर लाने से प्राकृतिक गैस को अलग करके उसका उपयोग किया जाता है और यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री जो है वह अंटार्कटिका में स्थित है। मैत्री के अलावे भारतीय दक्षिण गंगोत्री प्रयोगशाला जो है वह अंटार्कटिका में बनाई गई है। एक अन्य प्रयोगशाला जो है जिसका नाम हिमाद्री है वह आर्कटिक क्षेत्र में बनाई गई है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में मैत्री भारतीय और दक्षिण गंगोत्री शोध संस्थान बनाए गए हैं, जबकि हिमाद्री जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन बी, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन सी, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। या ऑप्शन डी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसमें जो है वह नेगेटिव गलत आंसर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, अपितु कुछ खनिज धातुएं भी हो सकते हैं। इसके साथ ही खनिज जो है वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, यह कथन सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह कथन भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं प्राकृतिक घटनाओं से यह होकर गुजरते हैं, तभी खनिज का निर्माण होता है। तो 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है वो कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन के साथ मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी वज्जी। तो इसमें हम देखते हैं कि वज्जी जो है वह पहला गणतंत्र क्षेत्र था। नर्मदा घाटी जो है वह आखेट और संग्रहण के लिए प्रसिद्ध है। गारो पहाड़ियाँ स्थानांतरित कृषि के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। गंगा घाटी है वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर में है स्थित, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो है वह उसके किनारे प्रथम नगर व्यवस्था नगरीय सभ्यता विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। इसमें ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। कथन दो है
ऑप्शन बी है, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। शासकों का केवल धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक अनेक प्रकार की परिस्थितियां थी जो उनके समय में बदलाव लाई है। तो केवल धर्म के आधार पर उनके ऐतिहासिक काल का निर्धारण करना गलत है। ऑप्शन बी है, लंबी समयावधि से घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, क्योंकि कई प्रकार की जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं उनमें कालक्रम को लेके अंतर पाया गया है। इसी वजह से सही कालक्रम का निर्धारण करना एक प्रकार से समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। पहला कथन है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन 2 में है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों कथन सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी करता है, क्योंकि प्राचीन काल में और उस काल की चित्रकला में हम देखते हैं कि कई प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जाता था और अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया जाता था, आसपास की चीज़ों का चित्रण किया जाता था। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से न निकलने की सलाह भी दी जाती थी, क्योंकि उस समय समाज में रूढ़िवादी अवधारणा अधिक प्रचलित थी। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए छवियों का इस्तेमाल भी चित्रकला के रूप में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही है तथा ए की व्याख्या जो है वह बी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली की चित्रकला। ऑप्शन बी, गिरनार का शैल अभिलेख। ऑप्शन सी, पातशाहनामा का चित्रकला। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो भारत में आरंभिक मानवों पर समझ बनाने के लिए सबसे प्राथमिक स्रोत में माना जा सकता है कांगड़ा शैली की चित्रकला का, जो कि हिमाचल प्रदेश में अधिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही गिरनार का शैल अभिलेख गुजरात में, पातशाहनामा का चित्रकला मुगल काल में प्रचलित था और मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला भी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। किंतु आरंभिक मानवों की समझ के लिए कांगड़ा चित्रकला को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऑप्शन ए, सरकारी संस्थानों में। ऑप्शन बी, एक निश्चित फीस लेकर। ऑप्शन सी, साल भर फसल की कटाई के समय जब वे खेतों में काम करते थे उस समय को छोड़कर।
बाकी के समय में। ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था। केवल जब फसल की कटाई होती थी, फसल की बुआई होती थी, खेतों में काम होता था, उस समय बच्चे अपने घर पे कार्य करते थे, बाकी के समय में वह पढ़ाई करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दी के संदर्भ में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय के बारे में दिया गया है। इसमें यह देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। दूसरा कथन है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें जो सही कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में नहीं बल्कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया था कि प्रत्येक भाषी समुदाय जो है वह एक अलग राष्ट्र था। राष्ट्र राज्य का निर्माण 19वीं शताब्दी में ही औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 18वीं शताब्दी में यह केवल आंदोलन के रूप में इसकी मांग उठ रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। ए कथन गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य क्या है? BCE ऑप्शन ए बिफोर क्रिश्चियन एरा, ऑप्शन बी बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन सी है बिफोर सीजर एरा, या ऑप्शन डी बिफोर कॉन्टेम्पररी एरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म ईस्वी के 1 वर्ष पहले BC के रूप में लिखते हैं, और जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और यीशु मसीह के जन्म के 1 वर्ष से बाद से हमारा एनो डोमिनी ईयर, जिसे AD ईस्वी के रूप में लिखते हैं, वो स्टार्ट होता है। तो बिफोर कॉमन एरा को BC के रूप में भी लिखा जाता है। BCE को बिफोर क्राइस्ट के रूप में भी लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन ए उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र के पटने पुराण स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियों हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। ऑप्शन डी विदेशी यात्रियों के वृतांत में इनका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि भारत में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी भी पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसमें 4 कारण दिए हुए हैं। पहला कारण है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी जंगलों का विनाश हो गया था। ऑप्शन सी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। ऑप्शन डी संभवतः नदियां सूख गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए, बी और डी हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक कारण हो सकता है। शासकों का नियंत्रण सभ्यता पे समाप्त हो गया था, वहाँ के जंगल समाप्त हो गए थे और संभवतः नदियां सूख गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए, बी और डी कथन सही है। जबकि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, इसका कोई निश्चित प्रमाण या अनुमान नहीं लगाया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ऑप्शन बी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी।
ऑप्शन सी बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। ऑप्शन डी मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वह बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ऑप्शन बी गंगा नदी के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। ऑप्शन सी दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। इसी कारण धीरे धीरे खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासक जो है वह बंगाल जैसे सुदूर प्रांत पर अपना नियंत्रण खोते चले गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को पूछ रहा है। पहला कथन है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ दी हैं, जो कथन सही है। ऑप्शन बी में है, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह कथन जो है वह गलत है। तीसरा कथन है, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। ऑप्शन डी है, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा जंगल के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज नहीं रखा है क्योंकि जनजातीय समूह जो है वह अपनी संस्कृति को मौखिक रूप से संरक्षित रखती हैं, अपनी परंपराओं का हस्तांतरण करती हैं। अधिकांश जनजातियां हैं जो वह लिखित प्रमाण के रूप में अपने दस्तावेज को संरक्षित नहीं कर पाए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन बी, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। ऑप्शन सी है, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। ऑप्शन डी, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके उसका अधिग्रहण करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत पर अपने सारे अधिकार ब्रिटिश महारानी को सौंपकर यहाँ से चली गई थी। 1857 के बाद 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण नियंत्रण में ब्रिटिश भारत साम्राज्य जो है वह आ गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर भारत पर नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। ऑप्शन बी, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। या ऑप्शन डी, जनता को मताधिकार का अधिकार। तो इसमें विशेषता नहीं, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता की निर्णय निर्माण की
प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं अपितु अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है, क्योंकि नीति निर्माण में जनता नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है और जनता को मतदान देने का अधिकार होता है। उसी मतदान के आधार पर प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं और नीति निर्माण में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत जो है वह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, ऑप्शन बी न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, ऑप्शन सी राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या ऑप्शन डी निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो भारत में अपील प्रणाली जो कहते हैं वह निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। इसका अर्थ यह है कि यदि आप निचली अदालत, जिला अदालत, उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इसे ही अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन बी इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, या ऑप्शन डी इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम भारत के मानचित्र पर नजर डालते हैं। यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। इसके उत्तर में उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान में जो दिल्ली तक होके गुजरती है अरावली की श्रृंखला स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में लौह अयस्क और कई प्रकार के खनिजों की प्रचुरता उपलब्ध है। इसके साथ ही इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां जो है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जिसमें महानदी और कृष्णा शामिल है यह पूर्व की ओर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी और कृष्णा है। तो ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वह गलत है, क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णी नदियां प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ऑप्शन सी है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन डी इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, जबकि गोबी मरुस्थल जो है वह चीन में स्थित है। यूराल पर्वत जो है वह
एशिया को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है पवन स्थल भावों को से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन बी है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन सी पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। ऑप्शन डी है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसी कारण उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा की जाती है। यह वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। ऑप्शन बी सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। ऑप्शन सी सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ऑप्शन डी है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका का सिद्धांत जो है वह यह बात कहता है कि सैनिक व्यवस्था सैन्य बल बनाने पर अधिक धन नहीं खर्च करना चाहिए और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन को खर्च किया जा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। ऑप्शन ए गाड़ियों में होने वाले, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर होने वाले, ऑप्शन सी वैवाहिक संबंधों में होने वाले या ऑप्शन डी सड़कों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यस्थलों पर। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश जारी किया था। उसके अनुसार महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यह किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो भारत का राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो है वह अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी नगर निगम बोर्ड काउंसिलर, ऑप्शन सी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ऑप्शन डी लेखपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर निगम बोर्ड काउंसिलर जो है वह म्युनिसिपैलिटी शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाला निकाय है। यह ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है? भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है? ऑप्शन ए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिया गया निर्देश, जो कि हम देखे थे उसका नाम विशाखा निर्देश था। ऑप्शन बी बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, ऑप्शन सी घरेलू हिंसा में महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या ऑप्शन डी गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ निर्देश। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया डी के वासु निर्देश जो था वह गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई निर्देश थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों के अधिकारों को, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों को, या ऑप्शन डी अति पिछड़ी जातियों के अधिकारों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के जंगल वन पर अधिकार को स्वीकारता है, क्योंकि अनुसूचित जातियां आदिवासी लोग जो है वह लंबे समय से जंगलों में निवास करते हैं तथा जंगलों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। उनका मूल निवास स्थान वन ही होता है, इसीलिए वन अधिकार कानून 2006 में अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को स्वीकार किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी जनगणना रिपोर्ट 2011, ऑप्शन सी जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन डी हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो इस क्वेश्चन में द्वितीय आंकड़े द्वितीय स्रोत पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक। इसको इस रूप में समझते हैं कि स्रोत जो है वह दो प्रकार के एक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक क्षेत्र में वे स्रोत आते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है। यह पूर्ण रूप से मौलिक और प्रामाणिक होता है, जबकि द्वितीय आंकड़े वे होते हैं जिन्हें प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत से लिया जाता है, किसी अन्य तथ्य से प्रेरित होता है। ये तथ्य द्वितीय स्रोत जो है वो मौलिक नहीं होते हैं, अपितु प्राथमिक आंकड़ों प्राथमिक स्रोत पर निर्भर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में जो भी तथ्य आंकड़े प्रकाशित होते हैं वह प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार प्रकाशित होते हैं, उन्हीं से यह तथ्य को लिया जाता है। कक्षा 6 के एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्राथमिक आंकड़ों में जुटाए गए तथ्यों का प्रभाव देखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। कथन 2 है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन ए है केवल कथन ए सही है, ऑप्शन बी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी है कथन ए सही है और कथन बी गलत है, ऑप्शन डी है बी कथन सही है किंतु ए गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सही है। परीक्षाएं जो है वह तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां होती हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। कथन बी है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा को जागृत करना, ऑप्शन बी, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, ऑप्शन डी, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी नियमों निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन बी, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं
उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, सामाजिक समायोजन करने के लिए बच्चों को तैयार करना ताकि बच्चे समाज में अनुकूल व्यवहार कर सकें, समाज का नेतृत्व कर सकें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना कि वे कितना सीख रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए। साथ ही एक मानक स्थापित करना चाहिए जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें और उसके लिए आगे मेहनत करते रहें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों? ऑप्शन ए, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, यह ऑप्शन जो है वह सही होगा। बी है, फिल्में अनदेखे और अनसुलझे संदर्भों को खोजने की शक्ति बच्चों में प्रेरित करती है, ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी, फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन डी है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यह कथन जो है वह गलत होगा। बल्कि फिल्में देखने से बच्चों में नई नई तरह की अवधारणाएं, विचार का विकास होता है जिसको वे प्रस्तुत करने के लिए आतुर रहते हैं। एक ही तरीके से वे अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी विद्यार्थियों के जो विचार है वह अलग अलग होते हैं और वह अलग अलग संदर्भ में फिल्म के विषय वस्तु को देखते हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। ऑप्शन बी, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। ऑप्शन सी, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। मानचित्र के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से भौगोलिक स्थिति और सामाजिक राजनीतिक स्थिति दर्शाकर पढ़ा सकते हैं, तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी कथन है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें। कथन सी है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। जबकि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना गलत होगा, जबकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उनके इरादों को विषय वस्तु से विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को
तथा शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका अवश्य देना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, ए एवं सी कथन सही है। नेक्स्ट है, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए हम वंशावली चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अनुक्रम और उनके प्रकार्यात्मक संबंध, उनके द्वारा किए गए कार्य और कालक्रम को दर्शाने के लिए भी वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। 4 कथन है। पहला कथन है, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, जो कथन है बिल्कुल सही है। कथन बी है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। तीसरा कथन है, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, यह कथन भी सही है। कक्षा में चर्चा के दौरान स्पष्ट करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, इससे बच्चे स्वयं अवलोकन करके सीख सकेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह ए, सी और डी होगा। जबकि आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों को प्रयोग करना यह कुछ खास महत्व नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी कथन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो कि कथन सही है। कथन बी है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। प्रोजेक्ट विधि में बच्चे तथ्यों को खोजकर लिखते हैं, एकत्रित करते हैं, इसलिए वह खोजी बन जाते हैं। ऑप्शन सी है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षण केंद्रित विधि है। यह कथन जो है वह गलत है, क्योंकि यह बाल केंद्रित विधि के अंतर्गत आता है प्रोजेक्ट विधि। कथन डी है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, अर्थात करके सीखने पर बल देती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा ए, बी और डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए, बी, डी कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। 4 कथन दिए हुए हैं तथा इसके विकल्प भी हैं। पहला कथन है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक रहते हैं। दूसरा कथन है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील होते हैं। तीसरा है, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करते हैं। और चौथा कथन है, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने से स्थगित नहीं करते हैं, अपितु चर्चा करने के लिए आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के लिए वे उत्सुक रहते हैं, तरह तरह की कल्पना करते हैं और समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए, बी और सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक हो सकता है। इसमें पहला कथन है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा कथन है, कक्षा में एकरूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा कथन है, विभिन्न स्रोतों से शामिल करना। आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों को
चौथा कथन है एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और सी जो है कथन वह सही होगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना चाहिए ताकि सामाजिक रूढ़िवादिता के प्रति बच्चे जागरूक हो सके। विभिन्न स्रोतों से तथ्यों को शामिल करना चाहिए एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के पर भी विचार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, ए और सी, जबकि ऑप्शन बी कथन है एक रूप निर्देश और एक निश्चित शिक्षण शैली नहीं होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण शैली में परिवर्तन भी होना चाहिए तथा सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक ही प्रकार का परीक्षा पत्र परीक्षा के लिए प्रश्न जो है वह नहीं होने चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा परीक्षा पर अलग से ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। ऑप्शन ए कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। ऑप्शन बी समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी एकरूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विवेचनात्मक, चिंतनशील, सृजनशील बनाने की कोशिश करना चाहिए ताकि वह अपने समाज में उपस्थित समस्याओं को समझ सके और वे समस्याएं उनकी खुद के ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं यह भी वे जान सकें तथा उसका समाधान निकालने के लिए वह प्रयासरत रहे। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ऑप्शन बी एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता था जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। ऑप्शन सी रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। ऑप्शन डी है परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोल लेती है। तो इस क्वेश्चन में जो है वह विविधता को दर्शाने के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। यह कथन जो है वह विविधता को दर्शाता है। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से परितोष और सुचिता जो है वह अलग अलग परिवेश में रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विविधता को यह दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। ऑप्शन ए है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। ऑप्शन बी मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ऑप्शन डी नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर जो है वह जीरो बोमडीला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाने के लिए कहेंगे क्योंकि जीरो बोमडीला नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा तवांग और लिसांग गांव मणिपुर में लोकेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की सामसायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। इसमें नेगेटिव आंसर को चूज करना है। पहला है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए करना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कि सभी बेहतर बन सके।
यह कथन गलत प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नों के समान उत्तर देना सभी शिक्षार्थियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी जो है वो अपने अपने तरीके से अवलोकन करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए वे प्रश्नों के उत्तर अपने अपने अनुसार देते हैं और उनमें काफ़ी अंतर भी पाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उससे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। यह कथन भी जो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर, स्वयं के अनुभव के आधार पर चीज़ों को खोजने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न बनाने के लिए तथा अपनी स्वयं की अधिगम क्षमता को जांचने के लिए उनके द्वारा जो भी प्रक्रियाएं की जाती है उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके ज्ञान के विकास के लिए मूर्त परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है जहां सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। इसमें भी रूढ़िवादिता स्पष्ट हो रही है। तीसरा ऑप्शन है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यह कथन जो है वह जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने वाला है। फोर्थ है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना भी एक प्रकार का रूढ़िवादी विचार है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं किंतु लड़कियां जो भी है वह भागीदार बनती है। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। ऑप्शन बी, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। ऑप्शन सी, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। ऑप्शन डी, स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। और ऑप्शन डी, स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कथन 4 दिए हुए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहला कथन है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा विकल्प है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। चौथा विकल्प है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। किसी भी प्रकार से कक्षा के दोषी बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति में नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन जो है वह गलत होगा। इसके साथ ही ऑप्शन ए, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना कथन उचित है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चों का इसका पता चले। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट है
इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि 4 कथन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला कथन है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो यह कथन जो है वह गलत है, क्योंकि प्रमुख समुदाय के विचारों को नहीं अपितु सभी समुदाय के विचारों को स्वीकृति देनी चाहिए। किसी भी प्रकार के विभेद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो ये कथन जो है वो गलत होगा। अगला कथन है ऐतिहासिक घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखना चाहिए। इससे तथ्यों को समझने में आसानी मिलती है और बच्चे भी शीघ्रता से सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार जो है वह ऑप्शन बी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इन्होंने भारतीय समाज में एकता स्थापित करने के लिए पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की विचारधारा को अपनाया था और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित विचारधारा का नाम दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? ऑप्शन ए 4 सदस्य, ऑप्शन बी 1 सदस्य, ऑप्शन सी 2 सदस्य, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 सदस्य। लोकसभा में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में वह 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य को। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? ऑप्शन ए एक तंत्र, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी अल्पतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।